हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यूरोपियंस आए, अपने आप को एक्सपेंड वगैरह किया। तो हम लोग इसके काफ़ी पार्ट निपटा भी चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और बाकी जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट होकर डल चुकी है, तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात कर रहे थे अंग्रेज़ों के बारे में। तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ से अंग्रेज आए थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। 1599 में एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन आता है रानी की इलाहाबाद के पास, उनसे कहता है भैया हमें भी व्यापार करना है इंडिया जैसे एरिया के अंदर, तो भैया हमें परमिशन दे दीजिए। तो भैया 1600 में परमिशन मिल जाती है इन्हें, और ये लोग खूब तैयारी करके 1608 में निकल आते हैं। तो भैया हम लोगों ने देखा था, बाकी हिस्ट्री हम लोग दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग इतना देखेंगे कि 1687 में इनका ब्रिटिश बॉम्बे के अंदर हेडक्वार्टर खुल गया था। बॉम्बे के अंदर हेडक्वार्टर खुल गया, फिर क्या हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे सीधे 1690 में। हम लोग क्योंकि अब पहले ही चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं, तो दोबारा दोबारा नहीं करेंगे अब। तो अभी तक हम लोग देखें 1690 में क्या हुआ। जॉब के चार्नक होते हैं, तो भैया ये जाते हैं मुगल बादशाह के पास, जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें हमें अपना पोर्ट को एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। तो अब हम लोग पहले इनकी पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, कहाँ कहाँ खुले हैं इनके पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, सूरत वगैरह में इन्होंने 1608 में खोल लिया था। टेम्पररी बेसिस पर 1613 में परमानेंट हो गया था। फिर हम लोगों ने देखें इन्होंने बॉम्बे में खोला था 1687 में, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। और 1639 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला था इन्होंने। 1611 में कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में। और यहाँ पे मद्रास में खोला था इन्होंने। और 1633 में इन्होंने उड़ीसा में खोला था, और 1651 में खोला था हुगली शहर में। अब भैया इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास थोड़ी ज़मीन कम पड़ रही है, तो आप क्या कीजिए। जॉब चार्नक ने क्या इनसे रिक्वेस्ट की, मुगल बादशाह किससे की थी उस समय पर, मुगल बादशाह कौन होगा 1690 में, तो हमें पता है 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड था। तो उस समय पर औरंगजेब ने कह दिया हाँ भैया आपको अगर एक्सपेंड करना है, तो इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे ये लोग। तो औरंगजेब ने कहा कि भैया हाँ, हम अपने गवर्नर से कह देते हैं, वो आपको वहाँ पे पोर्ट की व्यवस्था करवा देगा, और बाकी जो जगह खाली होगी जहाँ पे आप वो कह दें वहाँ पे हम लोग खलवा देंगे। तो भैया जो औरंगजेब था, उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने गवर्नर को। तो फिर उन्होंने कालीकत नाम की जगह, गोविंदपुर नाम का, और सुतनती नाम का एक, मतलब ये छोटे छोटे गांव थे, वहाँ पे खाली करवा दिए। तो भैया ये जब जगह खाली करवा दी, तो भैया उन्होंने अपने गवर्नर से कहा इन लोगों को हटवा के रिलोकेट करवा दो गांव वालों को, कि अच्छे से रह सकें ये लोग, और बाकी इन लोगों के लिए पोर्ट खुलवाने की व्यवस्था करवा दो। तो भैया इन्होंने फिर धीमे धीमे कलकत्ता नाम का शहर बसा लिया 1690 में। और फिर 1696 में क्या हुआ कि भैया ये कोलकाता, यही हम लोगों ने बात करी कालीकट्टा, तो भैया ये कलकत्ता बन गया था इनका। तो इन्होंने धीमे धीमे इसको डेवलप किया ट्रेड सेंटर की तरह पर। फिर 1696 में इन्होंने क्या बनवाया, विलियम फोर्ट बनवाया, यानी कि अपना मस्त वहाँ पे इलाका अच्छा हो गया, तो भैया किला बनवाया फोर्ट विलियम नाम से। और ये कंप्लीट कब हुई, बड़ी बिल्डिंग थी भैया, तो बनने में काफ़ी टाइम लग गया। तो 1707 में हमारी, 1707 नहीं सॉरी 1702 में बिल्डिंग बन के तैयार हो गई पूरी। फिर 1707 में क्या होता है, 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु। अब भैया टाइम पीरियड किसका आएगा, बहादुर शाह फर्स्ट का आएगा, जो कि इनके बेटे हैं। इनका टाइम पीरियड हम लोग बात करें 1707 से लेकर 1712 तक, 1707 से लेकर 1712 तक था। तो भैया जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि बहादुर शाह फर्स्ट खत्म हो जाएंगे, उनके बाद आएंगे दूसरा कौन आएगा, जहांदर शाह आ जाएंगे। जहांदर शाह का टाइम पीरियड बस 1 साल का होगा। फिर आ जाएंगे फारूक सियार। तो भैया फारूक सियार बहुत वैसे ऊंचे किस्म के आदमी थे। इन्हें केवल शराब और शबाब के सिवा कुछ पता नहीं था। मतलब शराब मतलब दारू, और शबाब मतलब आपको पता ही है, आप लोग समझदार हैं। तो इनका टाइम पीरियड रहता है कितना, 1613 से लेकर 1619 तक। तो भैया अब ये भले ही इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पता ना हो, ये केवल हरम में रहते थे, केवल इन्हें इतना होश रहता था कि हरम में रहना हमें, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन गए थे लेने। तो इन्हें बस इतना रहता था कि अंग्रेजों को, भाई इन्हें इतना पता था कि अंग्रेजों के पास से बहुत पैसा आ रहा है, तो अंग्रेजों के सामने अपनी इमेज चमका के रखनी है। तो भैया इन्होंने एक फरमान जारी करवाया। इन्होंने कहा कि भैया बंगाल के नवाब को तुम्हें 5% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया इन्होंने ऐसा फरमान निकाल दिया। अब भैया हम लोग देख रहे हैं कि भैया वहाँ पे हेड कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान को भैया उन्हें ठीक है, भैया उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक है जो भी है चल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, हम देख रहे हैं कब तक इनका चलता है। तो कुछ दिनों तक तो वेट करता रहा। फिर भैया मुर्शिद कुली खान ने क्या कहा, हमें बाद में इन्होंने कह दिया कि हमें 5% टैक्स चाहिए है। भाड़ में गए तुम्हारे फर्रुखसियार, भाड़ में गए ये, भाड़ में गए वो। उन्हें खुद होश नहीं है, वो खुद मदहोशी में रहते हैं। तो भैया इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हमें चाहिए, कर चाहिए 5%। तुम चाहे जो करो, हमें नहीं है पता। होशियारी मारते थे इनके सामने। भैया इनसे कहते थे आपका एडमिशन बहुत ख़राब है। इन्होंने कहा इनका दिमाग ख़राब हो गया मुर्शिद कुली खां का। अब इन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें 5%
टैक्स चाहिए तो चाहिए, वरना यहाँ निकलवा दिए जाओगे और 20,000 की आर्मी है, तोड़ के मारेंगे तुमको। तो 5% टैक्स देने लगे अंग्रेज इन्हें। तो भैया मुर्शिद अली खान ने जैसे ही इतना सब कुछ कहा इनके बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो भैया अंग्रेज़ों ने सोचा कि भैया इतना ही अच्छी जगह फर्टाइल, और हम लोग बात करें उस समय पर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड कहाँ की थी उस समय पर, बंगाल की ही थी। तो भैया बंगाल के नवाब भी, और फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि चलो दे देते हैं, फालतू में अगर ज़्यादा चूजा पड़ेगी तो भैया और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय पर हम लोग बात करें, ये पिक्चर दिख रही है आपको, क्या पता है ये फारूक सियार की ही पिक्चर है। तो उस समय पर क्या हुआ कि इन लोगों ने मान तो गए। अब भैया जब इनकी 1717 से लेकर 1727 तक इनका राज था, तो 1727 में इनकी डेथ हो गई। तो फिर इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपने दामाद शुजाउद्दीन को क्या बना दिया, नया नवाब बना दिया। तो भैया शुजाउद्दीन का जो टाइम पीरियड था, तो भैया जब ये मरने वाले थे कुतुब अली खान जी, तो भैया इन्होंने अपने दामाद से कह दिया था, भैया इन जो बहुत खराब लोग हैं, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये लोग बहुत ज़्यादा खराब लोग हैं, तो भैया इनसे अपना टाइम पे टैक्स लेते रहना, 5% छोड़ना नहीं। तो भैया जो शुजाउद्दीन थे, इन्होंने भी भैया 5% टैक्स लिया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका टाइम पीरियड था 1739 तक, यानी कि 1727 से लेकर 1739 तक इन्होंने राज किया, फिर इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बेटे आए कौन, सरफराज खान। कौन आए, सरफराज खान। तो भैया इनका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं था, केवल 1739 से लेकर 1740 तक इनका टाइम पीरियड था। एक साल में भी इन्होंने कहा कि भैया हमारे नाना जी ने और पिताजी ने दोनों ने टैक्स लिया है, तो भैया तुम हमें क्यों नहीं दोगे। इन्होंने भी, सरफराज खान को भी टैक्स मिला। फिर इसके बाद आए, यहाँ से वंश चेंज हो गया। अली वर्दी खान आए, तो अली वर्दी खान का टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1756 तक था। तो भैया इन्होंने इन्होंने कहा कि भैया हम निपटा देंगे तुम्हें, तुम्हें बोरिया वैसे मार के, तुम वो तो भैया हमारे जो ऊपर जो राजा राज करते थे पहले आपके ऊपर, वो तो ऐसे ही छोड़ के भगा देते आपको। हम तो आपको जिंदा लाशों में भिजवाएंगे, आपको अगर देना तो टैक्स दे दो। तो जो अली वर्दी खान थे, इन्होंने भी ये टैक्स वसूला 5%, 5%। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर जब ये मरने वाले होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 1556 में, तो भैया मरने वाले होते हैं, तो भैया अब इनका कोई बेटा था नहीं, इनकी तीन तीन बेटियां थी। तो भैया और इनके एक आर्मी जनरल थे जिनका नाम मीर जफ़र था। इनके आर्मी जनरल कौन थे, मीर जफ़र थे। और भैया अब ये मरने वाले हैं, तो इनकी तीन बेटियां हैं कौन, घसीटी बेगम, मैमूना बेगम और अमीना बेगम। तो भैया अपना ये बेटी को प्यार करते थे, अमीना बेगम को बहुत प्यार करते थे। और इनकी दो बेटियां थी थोड़ी शैतान टाइप की, थोड़ी प्लॉटिंग वगैरह करती थी, तो इन्हें पसंद नहीं था वो। तो इनको अमीना बेगम से बहुत सीधी थी, बहुत प्यार करते थे। तो भैया इनका बेटा था सिराजुद्दौला। तो भैया ये अनाउंस कर देते हैं कि ये 22 साल का लड़का, क्या 22-23 साल का लड़का क्या बन जाएगा, नवाब बन जाएगा अब नया। तो 8 अप्रैल से लेकर 8-9 अप्रैल को इनका मतलब राजाभिषेक कर दिया जाएगा, कि भैया अनाउंस कर दिया इन्होंने कि ये हमारे सिराजुद्दौला क्या होंगे, अगले नवाब होंगे। तो ये अनाउंसमेंट करा के बुड्ढे हमारे टरक चुके हैं। तो भैया अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी कि भैया सिराजुद्दौला राजा बनने वाले हैं। तो क्या जो इनकी दूसरी बहनें थीं, यानी कि जो हमारे अली वर्दी खान थे, उनकी दूसरी बेटियां थी, उन्हें नहीं लग रहा था कि हमारा बेटा राजा बने। तो भैया जो घसीटी बेगम थी, उनका बेटा तो था ही नहीं, तो फिर इनका पत्ता साफ हो गया। मैमूना बेगम का एक बेटा था स्वाकत जंग, तो भैया इनका बेटा नहीं बन पाया, क्योंकि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि सिराज बनने वाला है। तो फिर बाकी अब सिराज के आगे क्या कहानी होती है, वो लोग हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो केवल यहीं तक था, और अगर आप लोग चाहें तो रिवीजन के लिए, तो हाँ रिवीजन मैं करा सकता हूँ। ये देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से क्या हमने हमने क्या क्या पढ़ा था, वो देखते हैं हम लोग अब। तो 1690 में जो जो हमारे जॉब कार्नेट थे, तो भैया मुगल बादशाह से रिक्वेस्ट की इन्होंने कि भैया हमें अपना एक्सपेंशन करना है, तो इन्होंने कलकत्ता सिटी खोल दी थी। मतलब कलकत्ता सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1690 में, कि इन्होंने 3 गाँव दे दिए थे, सुल्तानती, गोविंदपुर, कलिकता, ये 3 गाँव खाली करवा दिए औरंगजेब ने। फिर इन्होंने 1696 में अपना फोर्ट विलियम बना लिया, 1607 में तैयार हो गया था ये फोर्ट विलियम। फिर 1707 में हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, बहादुर शाह फर्स्ट आए, फिर उसके बाद फारूक सियार आ गए। फिर हम लोग बात करें सीधे सीधे, फारूक सियार आ गए। इनका टाइम पीरियड ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा कुछ लंबा था नहीं, पर रंगीले आदमी थे। फिर इसके बाद इन्होंने फरमान जारी कराया, जिसकी इज्जत नहीं की किसने, मुर्शिद अली खान ने। इन्होंने फरमान में क्या जारी करवाया था कि 5% जो बंगाल को टैक्स देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो देने की जरूरत नहीं है। पर इन्होंने, मुर्शिद कुली खान ने नहीं माना, और इन्होंने 5% लेते रहे। और जब लेते रहे, तो फिर इन्होंने अपने दामाद को भी दिलाया यही पैसा, शुजाउद्दीन को। फिर उसके बाद 1739 में इनकी मौत हो गई। फिर इनका बेटा है सरफराज खान, उसने भी इनसे 5% वसूला। फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर अली वर्दी खान ने भी पैसा वसूला। फिर उनके बाद इनकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इतना हमने देख लिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी का जो लेक्चर हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पहले कंप्लीट हो चुकी है। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर।